प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है प्रोग्राम का वो है नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान ख्वाब देखते हैं और फिर उन ख्वाबों की ताबीर भी चाहते हैं, लेकिन वो ताबीर वो सोचते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाने पर ही हो पाएगी। अपने मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के लिए, अपने करियर को जब सोचते हैं वो, तो फिर वो बाहर का सफ़र करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बजाय इसके कि वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देखें, यहाँ पर वसाइल पैदा करें दूसरों के लिए और अपने लिए, वो यहाँ से जाना बेहतर समझते हैं। कुछ बच्चों का एजुकेशन के लिए और कुछ बच्चे बिजनेस या जॉब्स के लिए भी जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और इस सारी सोच के बाद सवाल यही जहन में आता है कि कहाँ का रफ्ते सफ़र शुरू किया जाए और कहाँ पे अपने मुस्तकबिल को तलाश किया जाए। वैसे तो हमारा दीन भी कहता है कि हिजरत में बरकत होती है, लेकिन ये बरकत आपके लिए सूटेबल है या वबाल जान खुदा न खास्ता ना बन जाए, आपको एक बेहतर और महफूज मुस्तकबिल फराहम कर सके। इसी की रहनुमाई के लिए इंजीनियर मोहम्मद जाबिर साहब करियर काउंसलर हैं, हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आपको जाबिर भाई, सर आपने इनवाइट किया, मधु किया इस प्रोग्राम में। अच्छा, आप क्या मशवरा देंगे इस वक्त, जिस तरह हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। जो अमेरिका में रहने वाला है वो अमेरिकी गवर्नमेंट से नाखुश है, बरतानिया में भी इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, और मिडल ईस्ट में हमने देख लिया जिन जगहों को सबसे ज़्यादा महफूज समझा जाता था, आज वहाँ से लोग टूरिस्ट भी भागना चाह रहे हैं, तो अपने लोग किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे होंगे। तो अभी इन हालात में भी और अमूमी तौर पे अगर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, हम दुआ करते हैं कि जिस तरह से इस वक्त बैठक लग रही है इस्लामाबाद में भी, तो बेहतर ऑप्शंस क्या हैं नौजवानों के पास, और फिर उसके बाद तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो पाकिस्तान से मूव कर रहा है वो कौन सी क्लास है। उसमें डिफरेंट दो क्लासेस अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, एक वो है जो स्टूडेंट हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं, मुलाज़मत के लिए, ठीक है। दूसरी वो है जो प्रोफेशनल कैटेगरी आती है, स्किल्ड वर्कर आता है, जो कि इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए अप्लाई करता है। इमिग्रेशन से मुराद ये है वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, फैमिली सेटलमेंट के लिए करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए करते हैं और सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। ये कैटेगरीज आती हैं, इमिग्रेशन में फॉल करती हैं। ये दोनों क्लासेस जो हैं वो अप्लाई करती हैं। अब अगर पाकिस्तान की सिचुएशन बताई जाए, 2025 के अगर स्टैट्स हम सामने रखें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान के, तो तकरीबन 7,62,000 पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ा है 2025 में। अच्छा, इसमें जब कैटेगरी उन्होंने बताई कि जो प्रोफेशनल क्लास को अगर देखा जाए तो वो 18,000 अबव थे जो प्रोफेशनल क्लास थे। उसमें जो डॉक्टर्स की तादाद बताई गई वो तकरीबन 3,795 डॉक्टर्स हैं जो कि हाईली स्किल्ड वर्कर। ये वही है ब्रेन जिसको कहा जाता है, ब्रेन एक्सपोर्ट की हम तो अब बात करते हैं। और अगर इंजीनियर्स की बात करें तो 5,946 इंजीनियर्स हैं। इसी तरह अकाउंटेंट भी हैं, इसी तरह बाकी एक्सपर्ट्स भी हैं। तो इतनी बड़ी तादाद का मुल्क से बाहर शिफ्ट होना या सेटल होना इस बात की अलामत है कि लोग ट्राई तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। मतलब मैं इस नतीजे पर सर पहुंचा हूं कि नो बॉडी वांट्स टू स्टे एनी मोर इन पाकिस्तान। क्योंकि जब हम इनका इंटरव्यू करते हैं, लाइक डॉक्टर से मैं बात करता हूँ, आप मुल्क से क्यों जाना चाहते हैं, आपकी जॉब भी है, कोई अच्छा स्केल भी है, आपके पास रेजिडेंसी भी है, फिर क्यों जाना चाहते हैं? कहते हैं जी इनसिक्योरिटी है। बिजनेसमैन है, वो अपना फॉर्म बंद करेगा, अपना घर बेचेगा, वो बाहर जाएगा। उनसे पूछते हैं आप क्यों जाना चाहते हैं? जी अनसर्टेनिटी है, किसी वक्त यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दुरुस्त। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। सिर्फ यहाँ मसला ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनके पास जॉब्स हैं, जिनका घर है, जिनका बिजनेस है, वो भी जाना चाहते हैं, वो भी मूव करना चाहते हैं। पाकिस्तानी हालात भी कुछ अरसे से ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन अगर हम देखें एजुकेशन के लिए जो जाना चाहते हैं, किन यूनिवर्सिटीज़, किन कॉलेजेस के अंदर, किन ममालिक के अंदर उनके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर उनको स्कॉलरशिप्स या इस तरह के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे तो स्पेशली उन्हीं में ज़्यादा जाना चाह रहे थे जहाँ पर उन्हें कुछ माली मुआवनत भी हो जाए, या फिर उन्हें काम करने के भी साथ में आर्स जो है वो ईजीली मिल सकते हों। तो उनकी ज़रा अगर आप हमारे साथ तफसील शेयर करें तो। पाकिस्तान के अंदर क्या बल्कि दुनिया भर में जो बेस्ट रूट या एक पाथवे समझा या माना जाता है किसी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करने के लिए, वो स्टडी वीज़ा होता है कि आप स्टडी वीज़े पे जाएँ, वहाँ पर तालीम मुकम्मल करें और उसके बाद सेटल हो जाएँ। होता ही है कि जब भी आप स्टडी वीज़े पे अप्लाई करते हैं, इसकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उन पर बात कर लेते हैं, उनको मीट करना ज़रूरी होता है। भले आप अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं या मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आपका GPA जो मिनिमम एजुकेशन के अंदर है वो 2.5 मिनिमम होना चाहिए। किसी भी आप कंट्री में अप्लाई करेंगे तो एजुकेशनल GPA की रिक्वायरमेंट 2.5 है, वो बंदा एलिजिबल। नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि IELTS होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, या फिर PTE होता है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम पास कर लें तो आप एलिजिबल हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी मीट करना मैंडेटरी है। नंबर 2। नंबर 3, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसकी बजटिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। बजटिंग से मुराद कि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट कितनी है, अकोमोडेशन कॉस्ट कितनी है और फूड की कॉस्ट क्या आ रही है, ये आपको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। नंबर 3,
नंबर 4, आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होना ज़रूरी है किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जब भी वो किसकी तरफ से इशू? वो आप जिस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से पास आउट होते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये आपके पास होना ज़रूरी है। फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होना ज़रूरी है जिसमें आप ये बता सकें उस कंट्री को कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा हूँ और मेरे पास इतना एक्सपेंस मौजूद है, मैं अपनी लिविंग, फूड और अकोमोडेशन कर सकता हूँ, ये आपके पास होना चाहिए। फिर एक प्रॉपर आपके पास सीवी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए जिसमें एचईसी और फॉरेन एजेंट की ज़रूरत होगी, या अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप खुद से अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? सर अगर तो आपकी अपनी रिसर्च कंप्लीट है और आप ये जो जिन रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें एसओपी भी आता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अगर आप ये डॉक्यूमेंट खुद कंप्लीट कंपाइल करके सबमिट कर सकते हैं, दैट इज़ टू गुड कि यू डोंट नीड टू हायर एनी कंसल्टेंट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उनके एसओपीज़ होते हैं, अगर आप मीट नहीं कर सकते तो फिर डेफिनेटली प्रोफेशनल एक्सपर्ट की आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो आप जाबिर भाई बता रहे हैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, ये स्टूडेंट के लिए और जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, मैं दोनों को बता के लिए करना चाहता है, उनके लिए क्या डिफरेंस होगा? अगर तो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में, उसके लिए ये तमाम तर रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल क्लास की तरफ जिसकी आप बात करें, जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, जॉब बिजनेस के लिए। इमिग्रेशन की अगर बात करें, अगर हम जॉब को सामने रखें या सिटीजनशिप की बात करें या परमानेंट रेजिडेंसी की बात करें, 4 बेसिक एलिमेंट्स देखे जाते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, नंबर 1 मिनिमम है ये रिक्वायर। उसी फील्ड का रेलिवेंट एक्सपीरियंस मिनिमम आपके पास 3 इयर्स का होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट PTE आपका क्लियर होना चाहिए और आपकी जो आइडियल एज है वो बिटवीन 25 to 34 होनी चाहिए। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए। उसके बाद फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है, वो ये देख 25 आपने एज लिमिट 25 मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 34, ये एक आइडियल ब्रैकेट है 34। और अगर आप 40 प्लस हैं, यानी कि हम तो भूल जाएं, अच्छा जो मैक्सिमम है वो 44 तक आपके पास है, अभी भी टाइम, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैं जल्दी से अप्लाई कर लूँ। आपको अप्लाई करना चाहिए। अच्छा उसमें ये होता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग तो ज़ाहिर अप्लाई नहीं कर रहे, उसमें बांग्लादेश भी कर रहे हैं, नेपाल, इंडिया भी कर रहे हैं। वो फिर मेरिट पे देखते हैं कि मैक्सिमम एक अच्छा कैंडिडेट उनके लिए कौन सा है। एक ऐसा बंदा आएगा जिसने MS, MPhil या PhD की होगी। अच्छा एलिजिबल आप भी हैं, PhD वाला भी एलिजिबल है, लेकिन PhD वाले को सुपीरियरिटी मिलेगी। इसी तरह एक बंदे का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सेकंड कैंडिडेट उसका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये डिपेंड करता है मेरिट्स पे कि किसके पास हायर पॉइंट्स मौजूद हैं। तो इमिग्रेशन पर्पस के लिए आपके पास ये तमाम एलिमेंट्स का कंप्लीट होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये जो आप जॉब वीज़ाज बता रहे हैं, इसके अंदर फैमिली भी साथ आपके मूव कर सकती होती है, बिजनेस वीज़ा में भी, और एजुकेशन वीज़ा पर भी जो जाते हैं उनमें स्टूडेंट्स में बहुत सारे लोग जो अपनी फैमिली के साथ भी मूव कर सकते होते हैं। वो कहाँ पर मौके मौजूद हैं? क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो शादियाँ करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि अपनी एजुकेशन भी बैरून मुल्क जाके मुकम्मल करें और अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को, हस्बैंड को भी साथ लेकर जा सकें। उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी? इसमें 2 मुख्तलिफ रूट होते हैं। एक रूट ये है कि आप जब किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, UK की हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ आप खुद जा सकते हैं, यानी कि प्राइमरी एप्लीकेंट जा सकता है, सेकेंडरी एप्लीकेंट स्टडी वीज़ा पर साथ नहीं जा सकता। एक ऑप्शन ये है कि अगर आप अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पर आना है लेकिन मैंने साथ में रिसर्च भी करनी है, तो फिर उनके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं जिसको मास्टर बाय रिसर्च कहते हैं, MRES प्रोग्राम्स। उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप अपने स्पाउस को लेकर वहाँ पर जा सकते हैं और आप वर्क कर सकते हैं। एक तो सर तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, फॉर एग्जांपल आपने 1 ईयर का मास्टर कंप्लीट किया है UK के अंदर, तो UK की जो गवर्नमेंट है वो 18 मंथ्स का आपको PSW देती है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहते हैं, कि अब आप इसमें वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे ऑफिशियली अलाउड है आप, फिर आप उस दौरान अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। अच्छा इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी है, जहाँ या कनाडा में भी है, जब भी स्टडी कंप्लीट करेंगे तो वो गवर्नमेंट आपको PSW देती है 1 ईयर का, तो 1 ईयर में आपको अलाउड होता है कि आप स्पाउस को बुला लें। अब बात यह कि नेक्स्ट क्या करें, मतलब अगर वहाँ पर सेटलमेंट लेनी है या सिटीजनशिप लेनी है तो वो क्या करें। उसका फिर तरीकाकार ये होता है कि उनके पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है, उसमें आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं। वही जो हमने स्टार्ट में बात की, वो आपकी अगेन एज कैलकुलेट करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन करेंगे, आपके एक्सपीरियंस देखेंगे। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए तो वो आपको स्टार्ट में टेम्परेरी रेजिडेंसी ऑफर करते हैं और उसके बाद फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर करते हैं। तो जितने भी लोग स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, उनका सिर्फ पर्पज़ ये नहीं है कि स्टडी कंप्लीट किया और बैक टू पाकिस्तान, दे वांट टू सेटल ओवर देयर। उसका वो फिर प्रोसेस यही होता है कि वो पहले अपनी तालीम भी मुकम्मल कर ली, PSW भी कंप्लीट कर लिया, देन फिर जॉब स्टार्ट कर ली और देन फिर PR कैटेगरी में आ गए और सेटल हो गए। ठीक है, कोई स्पेसिफिक मंथ्स या टाइम जब अप्लाई कर देना चाहिए साल में, पूरे साल में वो कौन सा बेहतरीन वक्त है
जिस वक्त एडमिशन्स भी हो रहे हों, जैसे स्कॉलरशिप्स भी खुली हुई हों, स्पॉन्सर्स भी आपको मिल जाएं। अच्छा। और कोई ऐसी वेबसाइट अगर आप हमारे बच्चों के लिए देखने वालों के लिए। डेफिनेटली दो तरह के एडमिशन्स ओपन होते हैं। एक होती हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यानी कि गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, दूसरी होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप सेल्फ फाइनेंस करके जा रहे होते हैं। अगर हम सेल्फ फाइनेंस और फ़ी की बात करें जिसमें आपने खुद फ़ी पे करनी और एडमिशन लेना वो है, तो कभी भी कर दें। अच्छा, उसके लिए दो एडमिशन मतलब दो मेजर इनटेक्स होते हैं, या सितंबर का इनटेक होता है या जनवरी का इनटेक होता है। अभी अगर हम करंटली बात करें तो सितंबर इनटेक की एप्लीकेशंस टेकअप की जा रही हैं, यानी कि अभी जिसने अगर जाना है तो वो सितंबर इनटेक की तैयारी करेगा। तो दो हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करें, जैसे इटली की हम बात कर लें, स्वीडन की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, तो मोस्टली वहाँ पर सितंबर इनटेक ही होता है, सिर्फ एक इनटेक होता है साल का। तो डिपेंड करता है कि आप टारगेट जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कर रहे हैं। आमतौर पर जो स्कॉलरशिप्स आपने बात की है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, वो जर्मनी में है, तालीम फ्री है, स्वीडन में तालीम ऑलमोस्ट फ्री है पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर, और इटली में फ्री उसके लिए जर्मन सीखनी होगी। बेहतर है आप मज़ीद वहाँ पे मसाइल ना हो, और इसके लिए आपने रहनुमाई हासिल की है। जाबिर भाई, वक्त कमी थी लेकिन आपने काफ़ी कुछ बताया। उम्मीद है इसके ऊपर अमल करते हुए, चाहे मुलाजमत पेशा लोग हों, बिज़नेस के लिए, नेशनलिटी के लिए या तालीम के लिए जाना चाहते हैं, इन पर अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतर मुस्तकबिल मैसर आ सकेगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। इंजीनियर मोहम्मद जाबिर, करियर काउंसलर, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि कल के रोज़ होने वाले मुज़ाकरात कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचेंगे और पाकिस्तान इस देर पा अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका, हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।